पाकिस्तान इस वक्त हिस्ट्री के सबसे खतरनाक फ्लड क्राइसिस से गुजर रहा है। सिर्फ पिछले कुछ महीनों में मानसून की वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 800 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें टोटल 130 बच्चे और 227 औरतें भी शामिल हैं। 9000 से ज्यादा घर बर्बाद हो चुके हैं। 6000 से ज्यादा जानवर मारे जा चुके हैं। 650 किलोमीटर तक के रोड्स और 238 ब्रिजेस टूट चुके हैं। पंजाब में अकेले 5 लाख एकड़ की फसल तबाह हो चुकी है। पूरा डिजास्टर कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि अगले आने वाले सालों में हमें फूड क्राइसिस पता नहीं कितने लंबे अरसे तक झेलने पड़ेंगे। आखिरी बार ऐसे खतरनाक फ्लड्स यूएस में आए थे। जुलाई में टेक्सास में जो फ्लड्स आए थे उसमें 135 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। यूएस में 1970 के बाद ये सबसे डेडलीस्ट इनलैंड फ्लडिंग थी। सिर्फ यूएस नहीं बल्कि कोलंबिया और वेनेजुएला में भी सेम तरह की फ्लडिंग्स आ रही हैं और वहाँ पर भी सेम लोगों की जान जा रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जाओ तो 31 अगस्त 2025 को ईस्टर्न अफगानिस्तान में पावरफुल अर्थक्वेक आए थे। इन ज़लज़लों में तालिबान अथॉरिटीज के मुताबिक 1400 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। WHO के मुताबिक तकरीबन 84,000 लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। 2025 में हीट वेव्स की वजह से यूरोप में तकरीबन 12 सिटीज में 2300 लोग मारे गए हैं। स्पेन में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। यूके में 500 से ज्यादा लोग मारे गए। पुर्तगाल में 280 के करीब लोग मारे गए। पाकिस्तान सिंध में 107 हीट स्ट्रोक केसेस रिकॉर्ड किए गए थे और फिर हमें वाइल्ड फायर्स देखने को मिली और इस पूरे डिजास्टर में तकरीबन 31 के करीब लोगों की जान गई। यहाँ तक कि स्टडीज का ऐसा मानना है कि इस पूरे डिजास्टर के बाद 440 और मजीद अमवात हो सकती है एयर पॉल्यूशन की वजह से। सिर्फ यही नहीं बल्कि 2025 की शुरुआत में हमें साइक्लोन्स तक देखने को मिल चुके हैं। हरिकेन तूफान की वजह से 12 लोगों की मौत हुई। कैफवर्ड तूफान की वजह से जो फ्लड्स आए थे उसमें 9 लोग मारे गए और 2 गुम हो गए। यूएस में समुद्र में जब पानी का भाव बढ़ा तो 2 स्विमर्स की जान चली गई। ये थी हमारी 2025 की शुरुआत, फुल ऑफ डिजास्टर्स, chaos हर तरफ। Extreme heat is strong winds whipping up fires. Homes and roads were destroyed. flooding swept through parts of northwestern Colombia. Oh no. पेरिस घूमना, स्पेन घूमना, भैया मत आओ। Tragedy in Afghanistan. To evacuate residents as Pakistan's federal minister of planning Punjab development. province is inundated. Disaster has struck Cape Verde. Hurricane Erin is now in 1,500 residents have been displaced. सोच कर देखिए कि पिछले कुछ सालों में हम मुसलसल इन डिजास्टर्स को न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं। इस हद तक हम इस न्यूज को रोजाना सुनते हैं कि अब हमारे लिए डिजास्टर्स नॉर्मल हो चुके हैं। इस सब के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ एक climate change. Climate change is making rainfall and droughts more extreme and unpredictable. Countries most susceptible to hazards caused by climate change. Warming pollution from fossil fuels endangers human Our health. ocean and atmospheric temperatures spiking dramatically up. This is happening faster than our ability to The respond. most powerful, the richest country in the world has elected a man who is a climate denier. Well, अस्सलामुअलैकुम, मुझे सारा कहते हैं और आज की वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज को लेकर जितनी भी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि क्लाइमेट चेंज कब और कैसे मेन मीडिया में आया और क्या रियली में गवर्नमेंट्स क्लाइमेट चेंज को एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रही हैं दूसरी बड़ी कंट्रीज से एड्स हासिल करने के लिए। Over the weekend, Tom Fletcher, our emergency relief coordinator, released $600,000 from the regional pooled fund to support ongoing efforts. Since the start of 2025 monsoon season. क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने की शुरुआत होती है 1980s के टाइम पर। 1980s to 1940s तक साइंटिस्ट का जो मेन फोकस था वो आइस एजेस के ऊपर था और इसी टाइम पर पहली मर्तबा ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा गया। 20th सेंचुरी की शुरुआत में मिलोटिन लैंडक्विच ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी सबके सामने रखी। उनका ऐसा कहना था कि जमीन के ऑर्बिट और एक्सिस में होने वाली तब्दीलियों की वजह से लॉन्ग टर्म क्लाइमेट साइकिल्स आते हैं। आसान लफ्जों में जो एनर्जी सूरज की तरफ से आ रही है वो एक लॉन्ग टर्म साइकिल की वजह से कम या ज्यादा होती रहती है और इसीलिए जमीन का टेम्परेचर कम या ज्यादा होता रहता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जमीन पर तो जिंदगी है तो फिर जमीन गर्म क्यों होती है। इन अमेरिकन साइंटिस्ट ने 1856 में एक अहम एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक ग्लास सिलेंडर में मुख्तलिफ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को भर कर उन्हें सूरज की रोशनी में रख दिया। उन्होंने ये नोट किया कि CO2 वाले जो सिलेंडर्स थे वो आम हवा वाले सिलेंडर से ज्यादा गर्म थे। मीनिंग एटमॉस्फेयर में जब ज्यादा CO2 होता है तो जमीन ज्यादा गर्म होती है। यूं ही कुछ सालों बाद एक और साइंटिस्ट जॉन ने भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने पहली बार बताया कि वाटर वेपर और CO2 ही वो गैसेस हैं जो गर्मी को एब्सॉर्ब करती हैं और ट्रैप करती हैं और इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया गया। वो लोग जिन्हें नहीं पता, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सूरज की तरफ से कुछ हीट जमीन की तरफ आती है लेकिन कुछ जमीन से रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में जाती है लेकिन कुछ एटमॉस्फेयर के गैसेस में फंस जाती है। ये गैसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन वगैरह। ये बिल्कुल एक कवर शीट की तरह काम करती है जो कि जमीन को गर्म रखती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इंसान अपनी फैक्ट्रीज, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इन सब के जरिए इतनी ज्यादा हीट जमा कर देते
देते हैं कि ये हीट एटमॉस्फेयर में मौजूद इस लेयर को थिक बना देती है। इसी वजह से जमीन ओवरहीट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद 1940s to 1970s के दरमियान में अचानक से दुनिया के टेम्परेचर में हमें कमी देखने को मिली। साइंटिस्ट का कहना था कि जमीन ठंडी हो रही है और फिर मीडिया में हर जगह इसके बारे में बात की जाने लगी। इसको काफी हाइप दी गई, कहा गया कि आइस एजेस आ चुकी हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि साइंटिस्ट उस टाइम पर भी कभी भी कूलिंग इफेक्ट के बारे में रिसर्च नहीं कर रहे थे। इस टाइम तक साइंटिस्ट का मेन फोकस जमीन क्यों गर्म हो रही है उसी के ऊपर था। सो इसीलिए जो पूरा ग्लोबल कूलिंग पैनिक था ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ बनकर रह गया। ये बेसिकली साइंटिस्ट के डिस्कोर्स को मीडिया पर गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने की वजह से हुआ था। फिर 1970s के बाद 1980s तक हमें ओजोन क्राइसिस देखने को मिले और ओजोन को लेकर काफी शोर मच गया मीडिया पर। 1970s में दो साइंटिस्ट मारियो मोलिना और एफ शर्वर्ड ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उनका ख्याल था कि CFGs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि रेफ्रिजरेटर्स और फॉर्म पैकेजिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं जमीन की प्रोटेक्टिव जोन लेयर को तबाह कर सकते हैं। 1985 में इस चीज को एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने कंफर्म भी कर दिया। कहा कि अंटार्कटिका के ऊपर हमें एक ओजोन होल देखने को मिला है, मीनिंग ओजोन लेयर खत्म हो रही है। अब जब ओजोन लेयर खत्म हो रही है तो ये दुनिया के लिए मसला बन सकती है क्योंकि UV रेज डायरेक्टली हम पर पड़ेंगी और हमें इससे नुकसान होगा। इसीलिए 1970s के आखिर में CFCs पर पाबंदी लगा दी गई और 1987 में दुनिया के दूसरे मुल्कों ने भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया। इसमें FCCs और दूसरे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस की प्रोडक्शन और यूसेज के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। ये उस टाइम की बहुत बड़ी कामयाबी भी मानी जाती है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के साथ पहली मर्तबा मुल्क मिलकर एक ट्रीटी पर रेटिफाई कर रहे थे। पर CFCs के ऊपर पाबंदी लगाने के बाद अब ओजोन लेयर कम श्रिंक हो रही थी और ये कंफर्म किया गया कि दुनिया ओजोन लेयर के खत्म होने के क्राइसिस में नहीं है इस वक्त। लेकिन फिर 1988 में कुछ ऐसा हुआ कि अब फाइनली क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लिया जाने लगा। जून 23, 1988 जब जेम्स हैंसन जो कि उस वक्त नासा के डायरेक्टर थे उन्होंने US सेनेट के सामने एक टेस्टिमनी दी। उन्होंने 99% यकीन से कहा कि जमीन गर्म हो रही है और उसकी वजह इंसानों के बनाए हुए ग्रीन हाउस गैसेस है। कि इस एक सीधी सी बात ने तहलका मचा दिया। हर तरफ क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जाने लगी। इसी के बाद इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC को बनाया गया 1988 में यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। अब ये क्लाइमेट को लेकर पॉलिसी मेकर से इनका काम है एक क्लियर साइंटिफिक कंसेंसस देना क्लाइमेट चेंज को लेकर या फिर क्लाइमेट को लेकर जितने भी इश्यूज हैं उनको लेकर। और फिर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस एग्रीमेंट 2015 जैसी ट्रीटीज बनाई गई। इन ट्रीटीज का मतलब यह है कि सभी मुल्क मिलकर क्लाइमेट चेंज जो दुनिया भर में देखने को मिल रहा है उसको टैकल कर सके। अब जरा सोचिए कि आप 90s के टाइम पर है जहाँ पर फिजिकल जंगें लड़ी जाती थी, जहाँ पर बम बारूद असलहे का इस्तेमाल कर दुश्मन ममालिक से लड़ा जाता था, अपनी फौज तक इस जंग में मारी जाती थी, अपने लोग तक इस जंग में मारे जाते थे। उस टाइम पर अगर कोई आपसे आकर कहे कि नहीं तुम्हें अपनी फौज जंगी मैदान में उतारने की जरूरत नहीं है बल्कि तुम आसानी से कुदरत का इस्तेमाल कर अपने दुश्मन मुल्क पर हमला कर सकते हो, हाउ डज दैट साउंड? जाहिर सी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट उस टाइम पर होती तो अपना सारा पैसा इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने में लगा देती। यही कुछ कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था जहाँ पर मिलिट्री ने मौसम को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। पोपाय जैसे प्रोजेक्ट्स किए गए जिनका मकसद वियतनाम में मॉनसून सीजन्स को बढ़ाना था। बाद में इस प्रोजेक्ट को जाहिर सी बात है डिक्लासिफाई कर दिया गया, लेकिन उस टाइम पर ये कंफर्म किया गया कि हुकूमत ने वेदर को मॉडिफाई करने की कोशिश की थी खुद से। इसी तरह 1947 में एक हेरिकेन सुवेना और जॉर्जिया में लैंड करता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट एरविंग लैंगवेर आकर बताते हैं, पब्लिकली क्लेम करते हैं कि तूफान का रुख उन्होंने बदला था। इसके पीछे की वजह प्रोजेक्ट साइरस बताई गई जो कि 1947 में हो रहा था, जिसका मकसद ये था कि क्लाइमेट को कंट्रोल किया जा सके या फिर वेदर को कंट्रोल किया जा सके, तूफानों को कंट्रोल किया जा सके। यही मेन रीजन है कि लोग आज तक मानते हैं कि जितना भी क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ एक मिथ है या फिर एक आइडिया है जो कि सेल हो रहा है। क्योंकि जब गवर्नमेंट पहले ही क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकती है तो फिर वो आज क्लाइमेट को कंट्रोल क्यों नहीं करेगी? लेकिन इस सब के पीछे की रियलिटी क्या है? साइंस का क्या मानना है? साइंस ऐसा कहती है कि ये सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए हैं। साइंस का ऐसा मानना है कि वेदर सिस्टम स्पेशली हेरिकेन बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। एक सिंगल हेरिकेन हर 20 मिनट में 10 मेगाटन न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर एनर्जी रिलीज करता है। तो हमारी टेक्नोलॉजी इस बेपनाह ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कभी भी किसी एक स्टॉर्म को या फिर हेरिकेन को रीडायरेक्ट नहीं कर सकते। और फिर दूसरा रीजन ये रखा गया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो काफी केओटिक सिस्टम। अगर एक चीज को आप रीडायरेक्ट करते हो या फिर एक चीज के अंदर छेड़छाड़ करते हो, कुदरत में छेड़छाड़ करते हो, तो उसका हमें बटरफ्लाई इफेक्ट देखने को मिलेगा। बटरफ्लाई इफेक्ट मतलब कि एक चीज को छेड़ा तो लाइन से सभी चीजें चेंज होती रहेंगी। सेम एटमॉस्फेयर में अगर आप किसी एक स्टॉर्म को, किसी एक हेरिकेन को रीडायरेक्ट करोगे, उसके नतीजे में हमें बहुत सारे चेंजेस एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेंगे वन बाय वन, जो कि इससे पहले जिन हेरिकेन्स को रीडायरेक्ट करने की कोशिश की गई थी और क्लेम्स किए गए थे उनमें नहीं देखने को मिला। फिजिक्स और साइंस आसान लफ्जों में कहती है कि आप मौसम को प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हो लेकिन उसको तब्दील नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उस टाइम पर इन प्रोजेक्ट्स में क्लाउड सीडिंग का भी ऑप्शन यूज किया गया और कहा गया कि इससे मौसम को तब्दील किया जा रहा है।
लेकिन इन रियलिटी साइंस कहती है कि इससे मौसम को तब्दील नहीं किया जा सकता। हाँ, इससे थोड़ी बहुत बर्फबारी या फिर बारिश बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इससे पूरे तूफान नहीं बनाए जा सकते या फिर रिडायरेक्ट नहीं किए जा सकते। 1993 में अलास्का में एक ऐसा प्रोजेक्ट मशहूर होना शुरू हुआ जो कि बेसिकली मौसम को कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया था। इसे हार्प का नाम दिया गया, लेकिन फिर 2014 में एयरफोर्स ने अनाउंस किया कि हार्प बंद हो रहा है और 2015 में इसका कंट्रोल शिफ्ट हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के पास चला गया। मतलब कि ये अब एक प्रॉपर एकेडमिक रिसर्च बन गई। इस पूरे प्रोजेक्ट में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स तक को पब्लिक किया गया ताकि लोग उसको स्टडी कर सके। लेकिन हुआ क्या, लोगों का ये बिलीफ स्ट्रांग हो गया कि नहीं, गवर्नमेंट बेसिकली वेदर को कंट्रोल कर रही। लेकिन इन सभी कंस्पिरेसी थ्योरीज को टक्कर देने के लिए साइंस सामने आ गई। हार्प यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, ये एक साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटी है जो कि अलास्का में थी। इसका मकसद था इनोस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी लेयर को स्टडी करना और फिर इससे कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद हासिल करना। कंस्पिरेसी थ्योरीज का क्या मानना था कि नहीं, यहाँ पर बेसिकली इनोस्फेयर में जाकर हमारे वेदर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साइंस क्या कहती है कि जो प्रोजेक्ट की वेव्स थी वो सीधा इनोस्फेयर में जा रही थी, यानी कि एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी लेयर, जबकि जो हमारा वेदर का पूरा सिस्टम होता है या फिर वेदर की जो लेयर होती है वो एटमॉस्फेयर के दरमियान में होती है, नीचे होती है, करीब होती है ज्यादा, और इसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। तो जब हार्प की वेव्स ट्रोपोस्फेयर में थी ही नहीं तो फिर वेदर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये रखा गया कि हार्प का ट्रांसमीटर रेडियो के मुकाबले में काफी पावरफुल है, लेकिन इसकी एनर्जी नेचुरल वेदर सिस्टम के मुकाबले में ना होने के बराबर है। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि एक आम थंडरस्टॉर्म एक बार में जितनी एनर्जी रिलीज करता है, हार्प पूरे साल में उतनी एनर्जी रिलीज करता है। और ये सभी प्रोजेक्ट्स छोटे लेवल पर हुए, इसलिए क्लाइमेट पर कुछ असर नहीं हुआ। इस सब को समझने के बाद हमें रियलाइज होता है कि हर दौर में क्लाइमेट चेंज को लेकर किसी न किसी तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी मशहूर हुई है और हर दौर में अलग अलग तरह की रिसर्चेज हुई है जो कि हमारी आज की सोच की बुनियाद रखती है। लेकिन जब ये कंस्पिरेसी थ्योरीज वजह नहीं है तो फिर क्लाइमेट चेंज के पीछे की वजह क्या है, किस तरह से इस आइडिया को सेल किया जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट किस तरह से इस आइडिया को सेल कर रही है या फिर किस तरह से इस आइडिया को बेच रही है डॉलर्स कमाने के लिए। क्लाइमेट चेंज एक रियल कॉज है, एक रियल प्रॉब्लम है, लेकिन इस रियल प्रॉब्लम को समझने, उसको सॉल्व करने, CO2 को अपनी दुनिया में कम करने या फिर अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की बजाय हमारी हुकूमतों का फोकस मेनली एड्स पर होता है। यानी कि जब कभी भी इस तरह के क्राइसिस या फिर डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं तो वो ज्यादा एड्स जमा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बार जो हमें एड मिलती है, जो रिलीफ मिलता है, वो रिलीफ कहाँ जा रहा है। जो पैसा हमें इन लोगों की मदद करने के लिए मिल रहा है, जो पैसा हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए मिल रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है। क्या हम आज इतने वल्नरेबल हो चुके हैं कि हमारी गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले सकती, कभी भी इन डिजास्टर्स को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता? हम बस क्लाइमेट चेंज का बहाना इस्तेमाल करते रहेंगे और अपने लोगों को सफर करने पर मजबूर करते रहेंगे, अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने डूबते, मरते, जलते देखते रहेंगे। पेरिस एग्रीमेंट की बात कर लो, पाकिस्तान ने रिसेंटली पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया है ताकि ये जो डिजास्टर है उसको मैनेज किया जा सके। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट ने पिछले सालों में कौन से कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं? पेरिस एग्रीमेंट में क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने या फिर क्लाइमेट चेंज को बेहतर बनाने के लिए कोई भी एक्शंस नहीं लिए जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स की गेम है, डॉलर्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते हैं और कोई नतीजा हमें देखने को नहीं मिलता। बहुत कम ही पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू हमें कामयाबी देखने को मिली है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग में जो 2 सेंटीग्रेड तक जमीन गर्म हो रही है उसको हम 1.5 सेंटीग्रेड तक बचा कर रखेंगे, आगे गर्म नहीं होने देंगे। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी में आने वाले सालों में 2.5 सेंटीग्रेड से 3 सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकता है। एंड दिस इज नॉट समथिंग टू मेक कंस्पिरेसी थ्योरीज अबाउट, दिस इज समथिंग हैपनिंग लाइव राइट नाउ। हमारी आंखों के सामने लोग मर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। गवर्नमेंट अपना डॉलर गेम खेल रही है आपके ऊपर, कुदरत की तरफ से ये सारा ड्रामा बेच रही है और फिर कई लोग ये कंस्पिरेसी थ्योरीज को बाय कर रहे हैं जहाँ पर जो रियल कॉज, रियल प्रॉब्लम, जो रियल लोग मर रहे हैं उनके ऊपर से ध्यान हट रहा है। हम ये बात क्यों नहीं करते कि सॉल्यूशन क्या है, जो लोग मर रहे हैं उनका क्या हल निकालना है। गवर्नमेंट नेचर के ऊपर डाल देती है और फिर एड्स जमा कर लेती है, बस ये सब हो रहा है, कंटिन्यूसली ये सब हो रहा है। गवर्नमेंट को क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी पॉलिसीज को शिफ्ट करने की जरूरत है, एमिशंस और इंडस्ट्रीज के ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाने की जरूरत है, डिजास्टर्स के लिए सिटीज को प्रिपेयर करने की जरूरत है, अर्बन प्लानिंग की जरूरत है, प्लास्टिक रिडक्शन की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट चॉइसेस को बेहतर बनाने की जरूरत है, पेड़ पौधों को बचाने की जरूरत है, अपने जानवरों को बचाने की जरूरत है। आज आप अपने कमरे में बैठे हैं, सुकून से मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर वीडियोस देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके सामने से 50-60 वीडियोस तो अब तक गुजर चुकी होंगी जहां पर क्लाइमेट चेंज या फिर इन सभी डिजास्टर्स के बारे में बात हो रही होगी। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं इस कमरे में बैठकर क्या ही कर सकता हूँ। अगर मैं इन वीडियोस की सुनता हूँ तो वहां पर यही कहा जाता है कि एसी बंद कर दो, गोश्त खाना बंद कर दो या फिर बाहर गाड़ियों में घूमना बंद कर दो। अगर मैं ये सब कुछ बंद कर दूंगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा, मैं सर्वाइव कैसे करूँ? इस पूरी प्रॉब्लम का सोर्स है मिसमैनेज्ड एड, करप्शन, हमारे पॉलिसीज का फेलियर, एमिशंस के ऊपर कंट्रोल ना कर
पाना। हमारा इंडिविजुअल सेक्रीफाइस तब आता है जब हम इन चीज़ों के ऊपर बात करना शुरू करते हैं, जब हम गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि वो काम करे, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे सोशल मीडिया पर कोई एक क्लाइमेट चेंज को लेकर वीडियो शेयर करना हो या फिर कोई एक पोस्ट शेयर करना हो। वेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि इन सभी डिजास्टर्स को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? क्या क्लाइमेट चेंज ह्यूमन मेड या फिर कुदरत की कोई सजा है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।